ब्रॉट यू बाय बैद्यनाथ शरबत एंड ठंडाई। ठंडाई शरबत के बिना होली कैसे बनेगी जनाब। गुजरात की एक कोर्ट ने पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट को ड्रग प्लांटिंग केस में दोषी ठहरा दिया है। कोर्ट ने माना है कि संजीव भट्ट ने अफीम रखने का झूठा केस दर्ज कर एक वकील को फंसाने की कोशिश की थी। इस मामले में एक पूर्व जज भी आरोपित थे जिन पर पूरी कॉन्स्पिरेसी रचने का आरोप लगाया गया था। क्या है इसकी पूरी कहानी और पीएम नरेंद्र मोदी से संजीव भट्ट को क्यों जोड़ा जाता रहा है, आपको सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। बात साल 1996 की है। उस वक्त संजीव भट्ट गुजरात के बनासकांठा जिले में एसपी हुआ करते थे। इसी जिले के पालनपुर शहर की क्राइम ब्रांच में आईबी व्यास भी एक इंस्पेक्टर के तौर पर तैनात थे। इन दोनों पुलिस अफसरों ने मिलकर पालनपुर के एक होटल में रेड की। होटल में राजस्थान मूल के वकील सुमेर सिंह राजपुरोहित ठहरे हुए थे। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक उस होटल से पुलिस ने 1.5 किलो अफीम जब्त किया और राजपुरोहित को अरेस्ट कर लिया। इसके बाद आईबी व्यास ने सुमेर सिंह राजपुरोहित के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के सेक्शन 17 के तहत एफआईआर दर्ज की। ये वही एनडीपीएस एक्ट है जिससे ड्रग्स के गैर कानूनी कारोबार पर रोक लगाई जाती है। लेकिन उसके बाद आईबी व्यास ने सीआरपीसी के सेक्शन 169 के तहत एक रिपोर्ट फाइल की। इस धारा से आरोपी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया जाता है। अपनी रिपोर्ट में पुलिस ने माना कि जिस व्यक्ति ने वो संदिग्ध होटल रूम ले रखा था वो सुमेर सिंह राजपुरोहित नहीं थे। ये रिपोर्ट फाइल होने के बाद कोर्ट ने सुमेर सिंह राजपुरोहित को बरी कर दिया। इन सबसे परेशान राजपुरोहित ने अक्टूबर 1996 में संजीव भट्ट, आईबी व्यास और पालनपुर के अन्य पुलिस वालों के खिलाफ मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेन करवाई। इसके अलावा कंप्लेन में होटल मालिक का भी नाम था जिसके होटल में अफीम पकड़ी गई थी। साथ ही गुजरात हाईकोर्ट के पूर्व जज आर जैन का भी इसमें नाम था। राजपुरोहित ने यह दावा किया कि संजीव भट्ट ने ये पूरा केस पूर्व जज आर जैन के कहने पर किया था। उन्होंने कहा कि राजस्थान के पाली शहर में स्थित वर्धमान मार्केट में पूर्व जज के एक रिश्तेदार की दुकान थी। इस दुकान को सुमेर सिंह राजपुरोहित और उनके एक अन्य साथी ने किराए पर ले रखा था। इसी वजह से पूर्व जज आर जैन ने भट्ट और व्यास से कहकर उन पर झूठी कार्रवाई करवाई। इस आधार पर पाली की कोतवाली पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई और 17 लोगों को इसमें आरोपी बनाया गया। संजीव भट्ट के खिलाफ ये फैसला इसी केस में आया है। लेकिन यहाँ एक और बात देखने वाली है कि कंप्लेन 1996 में करवाई गई थी मगर फैसला आया 2024 में। दरअसल लगभग 20 सालों तक ये केस यूं ही फाइलों में पड़ा रहा। लेकिन फिर अप्रैल 2018 में गुजरात हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि पालनपुर में दर्ज एफआईआर की तहकीकात एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम करेगी। आदेश के मुताबिक गुजरात के सीआईडी अफसरों को मिलाकर एक एसआईटी गठित की गई जिसे आईपीएस वीरेंद्र सिंह यादव लीड कर रहे थे। जिसके बाद सितंबर 2018 में संजीव भट्ट को गिरफ्तार किया गया। 2 नवंबर 2018 को एसआईटी ने तहकीकात पूरी कर संजीव भट्ट और आईबी व्यास के खिलाफ चार्जशीट दायर की। ये चार्जशीट पालनपुर के सेशंस कोर्ट में दायर की गई थी। इस पर कोर्ट की सुनवाई चलती रही। फिर 2021 में तत्कालीन इंस्पेक्टर आईबी व्यास ने अपना रुख बदल लिया और केस के अप्रूवर बन गए। अप्रूवर माने वो व्यक्ति जो आरोपियों में से एक था मगर उसने जांच पक्ष का सहयोग कर गवाही देने का फैसला कर लिया। व्यास के अप्रूवर बनने के बाद संजीव भट्ट की मुश्किलें बढ़ गई। जिसके बाद 27 मार्च 2024 को एडिशनल जज जेएन ठक्कर की कोर्ट ने पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट को दोषी करार दे दिया। इस मामले में नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस माने एनडीपीएस एक्ट की धारा 21C, 27A, 29, 58(1) और 58(2) के तहत संजीव भट्ट दोषी पाए गए हैं। इसके अलावा आईपीसी की धारा 465, 471, 167, 204, 343, 120B और 34 के भी तहत उन्हें दोषी माना गया है। मामले में प्रोसिक्यूशन यानी अभियोग पक्ष की ओर से जिरह कर रहे थे स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अमित पटेल। अमित पटेल ने कोर्ट से गुहार लगाई कि इस केस में 20 साल की ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दी जानी चाहिए। अभी कोर्ट ने संजीव भट्ट को दोषी तो ठहरा दिया लेकिन सज़ा नहीं सुनाई है। गुरुवार 28 मार्च को मामले पर सज़ा सुनाई जा सकती है। इस फैसले पर जब संजीव भट्ट की पत्नी श्वेता भट्ट से मीडिया ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि एक बार सज़ा स्पष्ट हो जाए उसके बाद वो इस पर बात करेंगी। ये बिल्कुल मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हुआ है। बराबर है, 5.5 साल से ये केस यहाँ चल रहा था। मैं डिटेल में आप सबसे कल बात करूंगी। एक बार मुझे भी पता चले कि सेंटेंस का क्वांटम क्या है। बराबर क्या हुआ कोर्ट में? आज कुछ नहीं हुआ। आज उन्होंने कन्विक्शन डिक्लेयर किया जिसपे हम कहीं भी है ही नहीं। मैं आपको एक बात और बता दें कि संजीव भट्ट 1990 में हुए कस्टोडियल टॉर्चर के एक अन्य मामले में पहले से उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। उनके बैकग्राउंड को अगर देखें तो संजीव भट्ट 1988 बैच के गुजरात कैडर के आईपीएस ऑफिसर हैं। मुंबई में जन्मे संजीव भट्ट ने आईआईटी बॉम्बे से एमटेक किया। साल 2002 के गुजरात दंगों के वक्त वे स्टेट इंटेलिजेंस ब्यूरो में डिप्टी कमिश्नर के पद पर थे। साल 2011 में नानावटी मेहता कमीशन के सामने पेश होने के बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। ये कमीशन गुजरात दंगों की जांच कर रहा था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक संजीव भट्ट ने तब आरोप लगाते हुए कहा था वे उस मीटिंग का हिस्सा थे जहां राज्य सरकार ने हिंसा को रोकने के लिए कोई कड़े कदम नहीं उठाए थे।
संजीव भट्ट की पत्नी श्वेता भट्ट ने 2012 में हुए गुजरात विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की टिकट पर मणिनगर सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, मगर 85,000 से ज़्यादा वोटों से हार गई। साल 2015 में अनऑथराइज्ड एब्सेंस मानी सर्विस पर अनाधिकृत गैर मौजूदगी के आधार पर उन्हें सेवा से हटा दिया गया था। इन सभी बैकग्राउंडर्स के चलते लोग उन्हें पीएम नरेंद्र मोदी के नाम के साथ भी जोड़कर देखते हैं। इस पूरे केस को देखने के बाद एक सवाल बनता है, एनडीपीएस एक्ट जैसे सख्त कानून बनाकर तंत्र ने पुलिस के हाथों में बहुत पावर दी है, मगर इस पावर का इस्तेमाल सही तरह से हो तो ठीक है, लेकिन अगर कोई पुलिस अफसर इस पावर का गलत इस्तेमाल कर किसी मासूम व्यक्ति के खिलाफ रंजिश करने लगे तो इसे रोका कैसे जाए। पिछले कुछ सालों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनमें ड्रग्स को लेकर खूब बवाल हुआ है, चाहे वो आर्यन खान केस हो, रिया चक्रवर्ती केस हो, एकदम हालिया उदाहरण ले तो एल्विश यादव केस हो। इनमें एल्विश यादव मामले में पुलिस ने पहले एनडीपीएस एक्ट लगा दिया और फिर क्लरिकल मिस्टेक बताकर उसे बाद में हटा दिया। क्या ऐसे सख्त कानून को इतने हल्के में लिया जाना चाहिए? इस सवाल के साथ इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसे आपके लिए लिखा था हमारे साथी शेख नावेद ने। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। देखते रहिए दी लंदन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।